अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक लुकिंग आफ्टर वाइटल रिसोर्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So now chapter number 12 environmental chemistry and the topic is looking after a vital resource. So soil from different areas can be very different. So इसमें हम soil के बारे में डिस्कस करेंगे कि soil जो है वो different areas की different तरह की soil होती है। So हम कुछ types डिस्कस करते हैं पहले, जैसा कि clay soil. So clay soil जो है इसकी बेसिकली बहुत छोटे छोटे grains होते हैं, छोटे छोटे grain से मिलकर ये एक soil बनती है और उन छोटे ग्रेन्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं, इतनी कम होती हैं कि अगर उसमें से पानी पास आउट हो रहा हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि क्ले सॉइल जो है ये भारी होती है, थोड़ी सी इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिग आउट। ठीक है कि इसको खोदना भी थोड़ा सा मुश्किल होती है और इसके अलावा इसको आप इजीली ड्रेन नहीं कर सकते। Clear? So the next type is sandy soil. Sandy soil जो है इसके grains थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो भी काफी ज्यादा होती हैं। So अगर स्पेसेस लार्ज हैं so that's why इनके दरमियान में से पानी जो है वो इजीली पास आउट कर जाता है और जब पानी इजीली पास कर जाता है तो पानी वहां पर रुकता नहीं है, ट्रैप नहीं होता। दैट्स मीन कि ये नॉर्मली ड्राई सॉइल होती है। So that's why it is easily टू ड्रेन आउट और इसको आप इजीली इसको डिग भी कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये टू टाइप्स आपको यहां तक क्लियर होंगी। अब हम एक थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। सो नाउ लोम। लोम क्या है? लोम बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड सम ऑफ द ह्यूमस। सो ह्यूमस क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे मिलकर बनता है और ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल भी होता है कि उनके लिए ये एज अ फर्टिलाइजर भी एक्ट कर रहा होता है। ओके, सो अब ये जो मिक्सचर है क्ले का, सैंड का और ह्यूमस का, इन तीनों के मिलने से जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड लोम। और लोम जो है ये नॉर्मली फार्मिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है। किस तरह से? क्योंकि ये एक गुड फर्टिलाइजर है। सो दैट्स व्हाई इट हेल्पफुल फॉर प्लांट्स टू ग्रोथ। सो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो डेजर्ट होते हैं वहां पर प्लांट्स ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर नॉर्मली जो सॉइल, जो कि सैंडी सॉइल जब वहां पर मौजूद है, बेसिकली उसमें सैंड बहुत ज्यादा होती है, उसमें रेत बहुत ज्यादा होती है और उसमें ह्यूमस नहीं होता। तो ह्यूमस जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जब ह्यूमस ही नहीं होगा तो वहां पर प्लांट जो है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर? सो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि लोम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्लियर? सो नाउ द फर्दर इज कीपिंग सॉइल हेल्दी, कि हम सॉइल को हेल्दी किस तरह से रख सकते हैं। तो इसमें फार्मर्स जो है उनका बहुत अहम किरदार है। किस तरह से? किसान जो है वो बेसिकली हर तरह से आपकी सॉइल को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। किस किस तरह से? जैसे कि दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट लूज द सॉइल। तो फार्मर्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको वो लूज नहीं कर रहे। ओके, अब वो किस तरह से लूज नहीं कर रहे? दैट इज बिल्ड टेरेसेस ऑन हिल साइड। बिल्ड टेरेसेस ऑन हिल साइड मीन्स कि नॉर्मली अगर हम एक पहाड़ की बात करें तो पहाड़ की जो है वो एक ढलवान सी होती है। सो नॉर्मली जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है और पानी जब बहता हुआ नीचे आ रहा होता है तो पहाड़ के ऊपर से जितने भी सॉइल ग्रेन्स होते हैं उनको भी वो बहाते हुए नीचे लेकर आ जाता है। तो अगर सॉइल ग्रेन्स नीचे आ रहे हैं दैट्स मीन कि अगर उसके अंदर कोई ह्यूमस मौजूद है या कोई भी क्ले ग्रेन्स हैं वहां पर या फिर सैंडी सॉइल है वहां पर, तो वो भी सब बहता हुआ नीचे आ जाता है। सो जब वहां पर सॉइल सस्टेन ही नहीं करेगी तो वहां पर प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे। सो अब फार्मर्स क्या करते हैं कि वो वहां पर पहाड़ों पर वो टेरेसेस बना देते हैं। टेरेसेस किस तरह से? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आपके पहाड़ जो हैं वो लाइक एक स्मूथ एक फ्लैट सरफेस बन गया, देन अगेन
थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर एक फ्लैट सरफेस, देन फिर नीचे आ गया, फिर एक और फ्लैट सरफेस। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो फ्लैट सरफेसेस हैं वहां से बारिश के पानी की वजह से भी वो जो सॉइल ग्रेन्स हैं वो नीचे नहीं आते, वो बहते हुए नीचे नहीं आते, सॉइल ग्रेन्स वहां पर सस्टेन रहते हैं और इस तरह से प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ ट्रीज टू ब्रेक द विंड्स फोर्सेस। तो जो कि बड़े बड़े मैदान होते हैं, खुले मैदान हैं जहां पर, तो वहां पर अगर बहुत तेजी से हवा चल रही हो तो वो हवा भी अपने साथ जितने भी सॉइल ग्रेन्स हैं उनको भी वो उड़ा कर ले जाती है। तो अगर सॉइल ग्रेन्स वहां से उड़कर कहीं और मूव कर जाएंगे तो उस जमीन पर प्लांट्स किस तरह से ग्रो करेंगे? प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं कि वो उस प्लॉट की या उस जो भी एरिया है उसकी बाउंड्रीज पर वो नॉर्मली ट्रीज की बेल्ट जो है वहां पर वो बना देते हैं। किस तरह से? आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्लॉट है और उसकी सराउंडिंग में सारे ट्रीज ही ट्रीज लगे हुए हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि वो जैसे भी एयर का फ्लो आ रहा होता है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी जो फोर्स है हवा की उसको वो खत्म कर देते हैं। इस तरह से उसके अंदर जितनी भी सॉइल मौजूद है वो इजीली वहां पर रह जाती है। इस तरह से प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो उन एरिया में बिल्कुल साथ साथ प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। अब वो क्रॉप्स को ग्रो करने का वहां मकसद क्या होता है कि क्रॉप्स जितना साथ साथ ग्रो करेंगे उनकी जो नीचे से रूट्स हैं वो आपस में उतनी ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगी। जब वो स्ट्रांगली अटैच होंगी तो बेसिकली वो वहां पर जो सॉइल है उसने उसको भी इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको भी रोक कर रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। क्लियर? सो इस तरह से सॉइल ग्रेन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। तो जो प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। सो फर्टिलाइजर जो है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बहुत सी जगहों पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो कि रिच कंट्रीज होती हैं वो इसको इजीली अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो वहां पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके प्लांट्स की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो कि पुअर कंट्रीज हैं जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को बेयर नहीं कर सकती, वो क्या करते हैं कि वो एनिमल मैन्योर और प्लांट जो कंपोस्ट मटेरियल होता है, सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो उसको यूज करके एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर वो वहां पर प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो उस एनिमल वेस्ट मटेरियल और प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फार्मर्स जो है वो किस तरह से सॉइल को हेल्दी रखते हैं। क्लियर? सो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इसी के साइड पर एक बॉक्स दिया गया है डिड यू नो का। सो हम डिस्कस करते हैं। सो द बॉक्स, डिड यू नो कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में सॉइल जो है दैट इज 18 टाइम्स फास्टर वो लॉस हो रही है जितनी कि वो सॉइल बनने में टाइम लगता है। मीन्स अगर सॉइल बनने में जितना टाइम लग रहा है उससे 18 गुना तेजी से वहां पर जो सॉइल है वो लॉस्ट होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो है वो 50 टाइम्स फास्टर जो है वो सॉइल वहां पर खत्म हो रही है कि जितना कि बनने में टाइम लग रहा है उससे वो 50 टाइम्स फास्टर जो है वहां पर सॉइल खत्म हो रही है। एंड द सॉइल फ्रॉम अ पीट बॉग इज ऑलमोस्ट 100% ह्यूमस, क्योंकि पीट बॉग जो है ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो अगर ऐसी सॉइल जिसमें पीट बॉग प्रेजेंट हो तो वो सॉइल जो है वो 100% ह्यूमस होती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज्यादा मुफीद होती है। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एयर पॉल्यूशन, मींस कि हवा की आलूदगी। सो हवा की आलूदगी किस तरह से बन रही है, किस तरह से हवा की आलूदगी जो है वो पैदा होती है? दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। तो जितने भी एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस,
जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल की जाती है, आपके एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल की जाती है। तो जब ये CFC गैस जो है ये जब वहां से एक्सक्रीट होती है तो ये भी एनवायरनमेंट को आके खराब करती है, आपकी एयर को पॉल्यूट करती है। एंड द नेक्स्ट इज स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एंड दीज गैसेस आर ऑल्सो वेरी डेंजरस, जो कि हम अपने व्हीकल्स में और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं जहां पर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल कौन कौन से, जैसा कि क्रूड ऑयल, कोल, ठीक है, इन सब फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, दीज गैसेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्मोक। ओके, तो ये सब गैसेस जो हैं ये भी क्या कर रही हैं, हवा को पॉल्यूट कर रही हैं, एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। तो ये वो सब हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करने की बहुत मेजर रीजंस हैं। क्लियर? सो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सो नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द ओजोन लेयर। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये कहां से प्रोड्यूस की जा रही है, जैसा कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स थे और एयर कंडीशनर्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां डिस्कस करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। सो ओजोन लेयर जिसका फॉर्मूला है O3, बेसिकली ये एक ऐसी लेयर है जो कि काफी हाइट पर, आसमान से नीचे लेकिन काफी हाइट पर ये मौजूद है, और जो कि जितनी भी सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं जमीन के ऊपर, ये उनको रोकती है। ओके, सनलाइट में से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको ये फिल्टर आउट करके, उनको रोक के, और जो रिमेनिंग सनलाइट है वो जमीन पर आ जाती है। ओके, सो अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसका बेसिकली अफेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, ये गैस बेसिकली जाके उस ओजोन लेयर को खराब कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है बहुत बुरी तरह से, उसमें ये होल्स बना रही है। अब जब वहां पर होल्स बन जाएंगे तो ओजोन लेयर जो है वो इस काबिल ही नहीं होगी कि वो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर आउट कर सके। सो अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जमीन पर आ जाती हैं तो वो जमीन पर स्किन कैंसर को बढ़ा देंगी। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिस भी स्किन पर जाके अटैक करेगी, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से वहां पर जो स्किन कैंसर है वो बढ़ता जाएगा। सो अभी भी स्टिल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पर जो ओजोन लेयर है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है, और वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वहां पर आ रही हैं। सो दैट्स व्हाई वहां ये कहा जाता है कि आप जब भी बाहर निकलें तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कोई भी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ना हो, वो कवर्ड हो कुछ क्लोथ से, ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट ना कर सकें। क्लियर? एंड सिमिलरली इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एंड द CFC गैस आर नाउ रिप्लेस्ड बाय अदर गैसेस। तो जितनी भी CFC गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल की जा रही थी वो अब रिप्लेस कर दी गई हैं, क्योंकि CFC गैस जो है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी एटमॉस्फेयर को, हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर रही थी। तो अब इस गैस को फर्दर इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो हमारी खराब हो चुकी है, वो तबाह हो चुकी है, तो उसको रिपेयर होने में भी बहुत अरसा लग जाएगा। ओके, सो हमें ये चाहिए पर्सनली कि हम भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट मत करें, एयर को पोल्यूट मत करें, ताकि जो ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है वो भी मेंटेन रह सके और वो मजीद खराब ना हो। क्लियर? सो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं स्मोक को, जो कि आपने सुना होगा कि स्मोक जो है वो भी काफी अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। तो स्मोक बेसिकली क्या है? स्मोक वर्ड जो है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है स्मोक का और फोक का। आई होप कि आपको फोक का भी पता होगा। फोक क्या होती है? जो नॉर्मली सर्दियों में फोक एक बन जाती है, ठीक है। और स्मोक का पता होगा, जो धुआं जो कि हमारी गाड़ियों से निकल रहा है, ठीक है, और हमारे व्हीकल से निकल रहा है, हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वहां से निकल रहा है। तो जब ये स्मोक और ये फोग जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके मिलने से एक स्मोक बन जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
ये जो व्हीकल से और ये जो फैक्ट्री से ये धुएं बाहर निकल रहे हैं, ये धुओं में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। इन गैसेस में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड जो ग्राउंड लेवल्स, और इसके साथ जो ग्राउंड लेवल पे कुछ ओजोन की जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ओजोन की जो गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर मौजूद हैं, तो इनके साथ इंटरेक्ट करके ये कुछ पॉइजनस गैसेस बन जाती हैं। और जब इन पॉइजनस गैसेस पर सनलाइट आके फॉल करती है तो उसके फॉल करने से वहां पर एक स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है। जिस जगह पर ओजोन बहुत ज्यादा होगी, ओजोन गैस जिस जगह पर बहुत ज्यादा होगी, उस जगह पर जो स्मोक प्रोड्यूस होगी उसका कलर काफी ज्यादा ब्लू होगा, और जिस जगह पर ओजोन का लेवल कम होगा उस जगह जो स्मोक प्रोड्यूस होगी उसका कलर नॉर्मली ब्राउन होता है। और जब हम इस स्मोक के प्रेजेंस में हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, और इसके अलावा ये बहुत सीरियस डिफिकल्टीज क्रिएट कर देता है, इवन के इससे डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई स्मोक इज वेरी डेंजरस। तो जब भी आप सर्दियों के मौसम में जब आप बाहर निकलें, जब नॉर्मली फॉग बनना शुरू हो जाती है, तो तब ही ये स्मोक भी फैलना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप बाहर निकलें तो आपका जो मुंह और नाक है वो ढका होना चाहिए, ताकि आप स्मोक को इनहेल ना कर सकें, ताकि आप जो है वो डिफरेंट जो बीमारियां हैं, डिफरेंट जो डिफिकल्टीज हैं, उनसे आप बच सकें। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।